वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करेंगे। अपने पहले दौरा अमेरिका में वो क्या पैगाम दे रहे हैं, तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, तो शुरू करते हैं व्यू 360। क्या बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ ईरान का जौहरी मुआहिदा खतरे में है? Frankly, that deal is an embarrassment to the United States. इस्लामाबाद का अमन का पैगाम एक इंटरनेशनल फिल्मी मेले के जरिए। We can live together without war. और हेल्थ सेगमेंट में मसनूई आंखों की कहानी। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। अमेरिका की नई अफ़गान पॉलिसी में तनकीद का निशाना बनने के बाद ये पाकिस्तान के लिए आलमी प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का पहला मौका है। इस वक्त हमारे साथी असद हसन न्यूयॉर्क में हैं। असद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर में कौन से अहम निकात सामने आने की तवक्को की जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया सारा। आज प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मौका है उनके लिए, शाहिद खाकान अब्बासी के लिए, कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह करें। ख़ासतौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो जनूबी एशिया पॉलिसी में ख़ासतौर पे जो ज़िम्मेदारियाँ पाकिस्तान के ऊपर आयद की थी और जिस तरह की एक तरह से इंतबाही ज़ुबान में पाकिस्तान को ये मुतला किया था कि उसको हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो सेंचुरीज़ हैं, मुबैना सेंचुरीज़ हैं, उनका ख़ात्मा करना होगा। सो उसके बाद वो यहाँ पर एक बयानिए के साथ आए हैं और अब देखना ये है कि वो किस तरह से लोगों को यहाँ पे कन्विंस करते हैं। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, बाकायदा तौर पे उनकी स्पीच के कुछ पॉइंट्स अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका यहाँ पे वो ज़ोर देंगे, पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह करेंगे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की उनके बकौल क्या कुर्बानियाँ रही हैं। इस लिहाज से कुछ बयानिया ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जो पाकिस्तान रिवायती तौर पर देता आया है। अच्छा, और दूसरा जी इसके अलावा पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो वो ये बात भी करना चाहेंगे जो रीजनल इशूज़ हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान का अमन और ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालात हैं, उसको वो ब्रैकेट करना चाहेंगे भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर के साथ। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बर्मा का इशू है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तहकीकी इदारे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में भी बहुत से सवालात का सामना किया। अमेरिकन मीडिया में भी बहुत बात हो रही है उस पर, कुछ उसकी भी समरी हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए जो अहम पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे वाज़ेह किए। सारा बेसिकली आज जो यूनाइटेड नेशन में उनका एड्रेस है, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कल का जो खिताब था CFR में, ये आप ये समझ सकते हैं कि वो आज के उनके खिताब का प्रीव्यू था। उसमें तमाम इन इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे बात की है, भारत की अफ़गानिस्तान में इंगेजमेंट पे बात की है, अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के ऊपर बात की है, तालिबान को पीस प्रोसेस में लाने के ऊपर बात की है, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो इंटरनल इशूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो गवर्नेंस से मुतालिक हैं, जमहूरियत से मुतालिक हैं, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को वो भी उन्होंने बयान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर होता है, वो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी से मुतालिक था। वो पाकिस्तान के अंदर जो मुबैना दहशतगर्द अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पे जैसे हक़ानी नेटवर्क के बारे में कहा जाता है, ये सवाल यहाँ पे भी उठाया गया। इस फोरम के अंदर आप जानते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के लोग थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता असातिज़ा थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, जर्नलिस्ट थे। सो यही वो सवाल थे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कहना चाहिए कि मंजरनामे में रखते हैं। सो हक़ानी नेटवर्क से मुताल्लिक सवाल किया गया। इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हक़ानी नेटवर्क को या पाकिस्तान के अंदर कोई भी अस्करियत पसंद नेटवर्क को, उसको किसी की हिमायत हासिल नहीं है, ना गवर्नमेंट की, ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की, और उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ उनसे जब ये भी सवाल किया, इसी रेफरेंस में हमने भी उनसे ये पूछा बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है या बॉर्डर मैनेजमेंट है, इनकी तरफ से अपनी तरफ से एक ये तजवीज़ आई थी शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिल के मुश्तरका तौर पे बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। बारे में असद, उन्होंने वहाँ पे कुछ जो बयानात दिए वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, तो हम इस मौके पर अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को वो दिखाना चाहेंगे कि खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने CFR में इस बारे में क्या कहा। This perception that there are sanctuaries is absolutely not correct. ये राय कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं बिल्कुल गलत है। हमने अपने इलाके में दुश्मन को शिकस्त दी है और इनकी पनाहगाहों को तबाह कर दिया है। आज सरहद पार से अगर कोई हमले हो भी रहे हैं तो वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हैं।
اچھا، جو انہوں نے یہ الزام لگایا اور یہ اپنا موقف دیا کہ افغانستان کی جانب سے ہی صرف پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، سرحد کی مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس پہ وہاں پہ بھی بات ہوئی، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کیا ٹون اختیار کی کل وزیر اعظم نے؟ ایک چیز اس میں قابل ذکر ہے سارا، جب یہاں آنے سے پہلے وہ یہ بات کر رہے تھے وہ بھی اور ان کے وزراء بھی کہ پاکستان اپنا ہاؤس ان آرڈر لائے گا، سو اس سے یہ ایک اشارہ مل رہا تھا کہ وہ امریکہ کو ایک ایسا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تئیں جہاں پہ لوپ ہولز ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں آنے کے بعد اس فورم پہ اور آج اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر بھی بظاہر لگتا یہی ہے کہ وہ پاکستان کا جو پرانا بیانیہ ہے وہ اسی کو انڈورس کریں گے، اسی کی توثیق کریں گے کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہاں، تعلقات کی جہاں تک وہ بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 72 سال سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چلے آ رہے ہیں، 70 برس سے 7 دہائیوں سے، اور اس کو صرف افغانستان کے اوپر بیسڈ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اکنامک کوآپریشن ہے، بائیلیٹرل کوآپریشن ہے، اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے پاکستان اور امریکہ کی اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ والی تقریر یا اسپیچ کے بعد آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی چیز پہ انہوں نے بتایا کہ یہ فوکس رہا مائک پینس کے ساتھ ان کی ملاقات میں بھی. اور آپ کو بھی وہاں پہ ایک سوال کرنے کا موقع ملا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کا جواب بھی اس وقت ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. لیٹس ٹیک اے لک. We are open to any suggestions that the Afghans may have. ہم افغانز کی جانب سے کسی بھی قسم کی تجاویز سننے کو تیار ہیں. ہم مشترکہ گشت اور مشترکہ چیک پوسٹ کی تجویز دے چکے ہیں. اس وقت سینکڑوں کلومیٹر طویل بارڈر پر ایک بھی افغان سپاہی موجود نہیں، اور یہ علاقہ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن چکا ہے. بہت شکریہ اسد، آپ نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے ہمیں اپ ڈیٹ دی. اب دیکھنا یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آج کے اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں. اور جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں ایران کے ساتھ نئی امریکی انتظامیہ کی کشیدگی کا معاملہ بھی توجہ کا مرکز ہے. اس کی بڑی وجہ ایران کے جوہری پروگرام پر سال 2015 میں ہونے والا وہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے جس پر صدر ٹرمپ کڑی تنقید کر چکے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی کے اس رد عمل کے تناظر میں جو انہوں نے صدر ٹرمپ کی ایران پر سخت تنقید کے بعد جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پر دیا، اس معاہدے کے مستقبل پر اٹھنے والے سوال بھی اس وقت عالمی سربراہان کی توجہ کا مرکز ہیں. مزید تفصیلات لیتے ہیں امان اظہر سے. امان، موجودہ حالات میں امریکہ ایران جوہری معاہدے کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جی، فی الحال تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جنرل اسمبلی کے جو جائزہ ہے وہاں پہ کیا اس حوالے سے احاطہ کیا گیا. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسئلہ اس وقت صرف عالمی سربراہان ہی نہیں بلکہ یہاں واشنگٹن میں جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کی بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. بدھ کو اس طرح کے اشارے واشنگٹن سے آئے اور امریکی حکام کی جانب سے، جس میں کہا گیا کہ ابھی اس بات پر غور و خوض جاری ہے کہ کیا یہ ڈیل امریکی مفادات یا سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے یا نہیں. جبکہ بدھی کو ایک نیوز کانفرنس میں ایران کے صدر حسن روحانی کی جانب سے کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کے سخت موقف کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاہدے کی پاسداری کرے گا اور اس ڈیل سے باہر نہیں نکلے گا. بدھی کو اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور دیگر جو عالمی طاقتیں ان کے سربراہان کے درمیان ایک طویل بات چیت ہوئی، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ معاملات ابھی فی الحال کس نہج پر جائیں گے. یہ یاد رہے کہ دونوں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی ملاقات تھی. انہی تمام تفصیلات کا ہم نے احاطہ کیا ہے اس رپورٹ میں. پہلے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے دنیا بھر کے سربراہان کو باور کرایا کہ جوہری ڈیل کا تعلق ایک یا دو ممالک سے نہیں بلکہ تمام بین الاقوامی برادری اس کی پاسدار ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا پہلا ملک نہیں ہوگا، لیکن وہ کسی بھی دوسرے ملک کی جانب سے خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ کن اور بھرپور جواب دے گا. نہایت افسوسناک ہوگا کہ یہ معاہدہ عالمی سیاست میں آنے والے نئے اور سرکش کھلاڑیوں کے باعث ٹوٹ جائے. روحانی کا اشارہ صدر ٹرمپ کی جانب تھا، جن کا ایک دن پہلے سربراہان کے سامنے موقف تھا کہ ایران پر سے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو روکنے کے عوض اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کا معاہدہ امریکہ کی جانب سے بدترین فیصلہ تھا. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it. Believe me. صدر ٹرمپ کا بدھ کو کہنا تھا کہ انہوں نے ایران ڈیل پر فیصلہ کر لیا ہے. اس معاہدے میں شامل دیگر 5 ممالک چاہتے ہیں کہ معاہدے کو قائم رکھا جانا چاہیے. اس معاہدے سے دستبرداری بہت بڑی غلطی ہوگی. اس معاہدے کی پاسداری نہ کر پانا ہمارے اعتبار سے غیر ذمہ دارانہ فعل ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا معاہدہ ہے. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو ایسے وقت میں امن کا ضامن ہے جب معاملات کا ہاتھ سے نکل جانا ممکنات میں سے ہے.
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रूहानी ने यकीन दिलाया कि ईरान इस मुआहदे की नाकामी नहीं चाहता और जोर दिया कि मुआहदे में कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। ये एक ऐसी इमारत की मानंद है जिसके फ्रेम से अगर आप एक ईंट भी निकालें तो तमाम इमारत गिर जाएगी। लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका की दस्तबरदारी से मामला यकसर बदल जाएंगे। अगर कोई इस मुआहदे से निकलता है और मुआहदे में किए गए वादों से इनहराफ करता है तो इसका मतलब होगा कि हम कोई ऐसा भी कदम उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। ईरान जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क में जमा आलमी सरबराहान मुआहदे को बरकरार रखने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया से रवाबित बढ़ा रहे हैं। जी आपने रिपोर्ट देखी। इसी हवाले से बुध को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन की जानिब से भी कहा गया कि सदर ट्रंप नहीं चाहते कि इस मामले को अगले या नए सदर के लिए छोड़ा जाए, और साथ ही ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद सदर ट्रंप जो सर्टिफिकेशन है कि ईरान इस मुआहदे की पासदारी कर रहा है उस पर दस्तखत ना करें। जैसा करने की सूरत में ये मामला फिर कांग्रेस की जानिब जाएगा कि वो इस डील के मुस्तकबिल के बारे में देखें। और साथ ही कुछ बात ये भी चल रही है कि शायद सदर ट्रंप इस मुआहदे की जो शराइत हैं ईरान के ऊपर आयद उसको सख्त बनाने के भी हामिल हैं, के हक में है। अब होता क्या है इसका सभी को बेचैनी से इंतज़ार है। जी अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। मेक्सिको के दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी में 2 रोज़ कबल आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.1 रिकॉर्ड की गई थी। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा सेलिया मेंडोजा मेक्सिको सिटी से हमारे साथ हैं। सेलिया, व्हाट इज़ द सिचुएशन लुकिंग लाइक ऑन द ग्राउंड राइट नाउ? Right now, we have seen a lot of people on the streets of Mexico. We have closures and rescues going on. As you can see behind me, this is the school, the famous school now in the Enrique Resmel, where 25 people were taken out without life. They were bodies that were taken out. 21 children included in that number. As of right now, we know that 11 children were saved after the earthquake, but now we have identified 3 children that are inside this building. One of them has been called or named Frida Sofia, 12-year-old. They communicated with her parents according to the information that has been given here through WhatsApp, and was able to, in a way, being able to contact their parents. Now, one of the issues that rescuers have had is the sound. On the top of the building, as you can see, is rubble, but it's also writing with a spray painting that says silence, no helicopters, no drones. And the reason they do that is because they need to make sure that the rescuers can hear the people and can start their process. And all of that happening while we have other earthquakes happening. Yesterday, we registered one for 4.6 in the town of Oaxaca, and that generated that this rescuer had to stop for a little while. सेलिया बता रही हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें रेस्क्यू जारी है, लोगों को इमारतों के मलबे तले से निकालने का सिलसिला जारी है। और सेलिया इस वक्त एक ऐसे स्कूल के बाहर खड़ी हैं जो कि आलमी ख़बरों का हिस्सा बना हुआ है। ये वो स्कूल है जहाँ से 25 अफराद की लाशें निकाली गई, जिनमें से 21 बच्चे थे। लेकिन अच्छी खबर इस वक्त ये है कि अभी भी वहाँ पे 3 ऐसे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। उन बच्चों ने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने वालिदैन से रब्ता किया है, जिन्होंने फिर रेस्क्यू वर्कर्स को इनकी मौजूदगी का बताया है। एक बड़ा इशू जिसका रेस्क्यू वर्कर्स को सामना है वो है शोर-ओ-गुल। तो जगह जगह पे अब ये साइंस लगाए गए हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए, ड्रोन्स उड़ाना मना किया गया है, ताकि वो लोग जो इमारतों के मलबे तले से मदद के लिए पुकार रहे हैं उनकी आवाज़ रेस्क्यू वर्कर्स तक पहुंच सके। Since a lot of buildings have collapsed, Celia, do the rescue workers have the machinery that they need to pull people out? That is exactly what they're trying to do. 39 buildings since Mexico City have collapsed. Many of them right now are in the process of being rescued. And some areas they're trying to start the process of going with machinery. However, they have a group called Los Topos. And those groups are specific men and women that are trained to go underground into the tunnels that pretty much the rubble creates. They were famous in 1985, which is 32 years ago, when they had a huge earthquake. It actually happened at this earthquake and the anniversary of that one. And they also have different machines. Actually, in this case of the little girl, they have a machine that can identify the temperature as well as the vibration to know where she was. तो ऐसी मशीनरी लाई जा रही है जो कि न सिर्फ मलबा उठा सके, बल्कि जो ज़मीन के अंदर थरथराहट हो रही है मलबा हिलने जुलने से या किसी की मूवमेंट से, उसका भी वो अंदाज़ा लगा सके। लेकिन ख़ास तौर पे सेलिया ने एक ऐसे मर्द और ख़वातीन के एक ऐसे ग्रुप का जिक्र किया जो कि मलबे के अंदर जाके लोगों को निकालने में एक्सपर्ट है। 1985 में जब मेक्सिको सिटी में एक बहुत भयानक ज़लज़ला आया था, तब भी इसी ग्रुप ने मदद की थी। सेलिया, at this point, what's giving hope to these families that are waiting for their loved ones?
The fact that in the past few hours we have seen people come out, specifically in this school, they said that they are doing the process to try to take some children out. We have seen a lot of movement in the past few hours. We have been told that they need pediatricians to try to get here, and that is a sign that they need attendance to children as soon they come out. Yesterday, I was present in one of the locations in another part of town where they rescued 2 women, and that definitely gives hope to families. They believe that their family members are still alive, and they are holding on to that hope, especially in those areas where the authorities are trying to use machines to try to move the rubble, because that will definitely means that their family members will not come out alive. तो इस वक्त जो बात उन लोगों को उम्मीद दे रही है जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं, वो ये है कि पिछले कुछ घंटों के दौरान मजीद लोग मलबे से निकाले गए। और जैसे सैले ने बताया, इस वक्त भी एक छोटी बच्ची है जिसके रेस्क्यू की कोशिश जारी है, और गुज़िश्ता रोज़ भी 2 ख़वातीन मलबे तले से निकाली गई। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये लोगों को उम्मीद दे रही हैं। लेकिन बहरहाल दरमियान में रेस्क्यू एफर्ट्स इसलिए भी रोकनी पड़ी कि एक और छोटा सा ज़लज़ला आया जिसके झटके महसूस किए गए, लेकिन रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं और उम्मीद यही है कि मजीद लोग मलबे तले से ज़िंदा निकाले जा सकेंगे। सैलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट, and we hope that more positive good stories can come out of this incident. Thank you very much. और आज दुनिया भर में यौम अमन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान के एक फिल्मी मेले में आपको ले जाएंगे। शो में आगे चलकर ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आज आप पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के दौरान पोलियो के पहले केस के सामने आने पर एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और हफ्तावार हेल्थ सेगमेंट भी शामिल है आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। सदी का सबसे बड़ा तूफान कहलाने वाला मरिया नामी तूफान पोर्टोरिको में तबाही मचाने के बाद आज डोमिनिका रिपब्लिक से टकराएगा। पोर्टोरिको में तूफान के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से जजीरे की 33 लाख की आबादी अंधेरे में डूब गई। हुकूमत ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने दाइश से हवेजा के इलाके का कंट्रोल वापस लेने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। एक हफ्ता कबल अमरीकी और इत्तेहादी फौज ने फिजाई हमलों में दाइश के अड्डों को निशाना बनाकर इन्हें कमजोर कर दिया है। फिलिपाइन में सदर रॉड्रिगो की मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों और दीगर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। फिलिपाइन के सदर एहतजाज जारी रहने की सूरत में पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे चुके हैं। टैलेंट शो अमेरिका's गॉट टैलेंट का मुकाबला 12 साला डार्सी लेन ने जीत लिया। डार्सी ने पुतलों को अपनी खूबसूरत आवाज देकर अवाम के सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। शो का फाइनल अब तक इसकी तारीख का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फाइनल था। वर्ल्ड व्यू हमने देखा, अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के तहत 1981 से हर साल 21 सितंबर यानी आज के दिन यौम अमन मनाया जाता है, ताकि लोगों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिशों को फ़रोग़ दिया जा सके। और सारा इसी मुनासबत से इस्लामाबाद में इस हफ्ते एशिया अमन फिल्म मेला मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें अफ़गानिस्तान, भारत और ईरान समेत कई ममालिक की फिल्में पेश की गईं। इस मेले में हमें ले जा रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर ने इस मुल्क में बसने वालों को महज जानी और माली नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि यहाँ सकाफती सरगर्मियों को भी बुरी तरह मुतासिर किया। अब जबकि किसी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है, पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में एशिया अमन फिल्म मेला मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ का माहौल इससे पहले साजगार नहीं था। अब पाकिस्तान अमन की तरफ बढ़ रहा है। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है बड़ी हद तक, तो इस अमन के साथ अब मुख्तलिफ मैदान जो बंजर हो गए थे वो आबाद हो रहे हैं। मारूफ फिल्म नकाद एजाज गुल कहते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान की फिल्मी सनत के लिए बल्कि खित्ते में क़याम अमन की ज़रूरत को उजागर करने के लिए भी इस तरह के फिल्मी मेले की अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान में बहुत कम फिल्म फेस्टिवल्स हुए हैं, और इस लेवल का फेस्टिवल जहाँ पे गैर ममालिक के डेलीगेट्स आए हुए हैं और 100 से ज़्यादा फिल्में चल रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। फिल्म के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पहले ही फिल्म मेकर्स से पूछ के वो फिल्में चुनी गई हैं जिनका मौज़ून जो है वो पीस, पॉपुलेशन, पावर्टी और पोल्यूशन, विमेन, बच्चे, ये इनके सब्जेक्ट्स हैं। ये सब पीस से को रिलेट करते हैं। अफ़गान फिल्म डायरेक्टर सायरा करीमी ने भी अमन फिल्म मेले में शिरकत की
और वो पुरुम्मीद नजर आई कि इस तरह की काविश खित्ते के ममालिक को एक दूसरे का मौक़िफ़ समझने और उन्हें करीब लाने में मददगार साबित हो सकती है। I think for the region, especially South Asia, peace is very important. मेरे ख्याल से खासतौर पर जनूबी एशिया के खित्ते के लिए अमन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने ममालिक में तनाज़ात का सामना है, खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। लिहाजा अमन के मौजू को सामने लाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को एहसास हो कि हम अमन के साथ और जंग के बगैर रह सकते हैं। We can live without conflict. We can live together without war. एक तवील तातुल के बाद पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि फ़िल्म और मौसीकी समेत मुल्क की सकाफत के रंगों को दोबारा बहाल करके दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ना दुरुस्त नहीं और ये कि यहाँ के लोग भी अमन चाहते हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया भर में लाखों लोग मसनूई आँख इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पर शीशे की बनी हुई होती है और साफ पता चलता है कि ये असली नहीं। आज हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं कि किस तरह माहिरीन अब ऐसी मसनूई आँख तैयार कर रहे हैं जिससे कोई भी आँख धोखा खा जाए। 12 साला हेली मोर की एक आँख पैदाशी तौर पर कमज़ोर थी, लिहाजा उन्हें 3 बरस की उम्र ही से मसनूई आँख का सहारा लेना पड़ा। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी आँख मसनूई है, ये बिल्कुल नॉर्मल लगती है। इससे कबल मसनूई आँख शीशे से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल शीशे से कहीं हल्के एक्रिलिक से बनाई जाती है, जो हादसाती तौर पर गिरने से टूटती नहीं और आसानी से मतलूबा शक्ल में ढल जाती है। आँख के मसल्स इसके पिछली तरफ जुड़ जाते हैं, जिससे ये मसनूई आँख कुदरती आँख की तरह हरकत करती है और पहचानी नहीं जाती। जब मसनूई आँख की इब्तदाई शक्ल तैयार हो जाती है तो चश्मसाज इसे असल के करीब तर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और हर छोटी से छोटी तफसील को भी अपने हाथों से बनाते हैं। ऐसे अफराद के लिए रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ नौकरी की तलाश भी काफी मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि ये लोग खुद को मुआशरे से अलग थलग महसूस करते हैं। गीलन, जो ऑस्ट्रेलिया में काम करती हैं, कहती हैं कि असल आँख से करीब तर मसनूई आँख बनाने में महारत के लिए 4 साल की तरबियत दरकार होती है, लेकिन इसके लिए कोई तरबियती कोर्स नहीं होता, बल्कि मसनूई आँख बनाने के माहिरीन अपना हुनर इसे सीखने में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को सिखाकर आगे मुंतकिल करते हैं। कीलन जल्द ही रवांडा, पापुआ न्यू गिनी और नेपाल के एक ग्रुप के लिए तरबियत का इनेकाद करेंगी। और चूंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर चुकी है, तो ये मुमकिन है कि अब मसनूई आँख को डिजिटल तरीके से तैयार कर लिया जाए। बिलाखिर ये होगा कि लोग स्टेम सेल्स के जरिए अपनी नई आँख उगा सकेंगे। कुछ भी मुमकिन है, क्या पता। ताहम मुस्तकबिल करीब में तो ये मसनूई आँख ही कई अफराद के लिए बेहतरीन हल है। सादिया असद, उर्दू, VOA। और डॉक्टर का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद मदद पहुंचने तक हर 1 मिनट जो ज़ाया होता है, उससे मरीज के बचने का इम्कान 7 से 10% तक कम हो जाता है। और ऐसे में डिफिब्रिलेटर नामी आला ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक लकीर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे दिल को इलेक्ट्रिक शॉक पहुँचाकर धड़कन बहाल की जा सकती है। नॉर्वे में ये आला दूर दराज इलाकों तक अब ड्रोन के जरिए पहुँचाने का तजुर्बा किया गया है और देखा यह गया है कि ये एम्बुलेंस के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा जल्दी मरीज तक पहुँच जाता है, जिससे उसके बचने के इम्कान में भी खातिर खा इजाफा होता है। बिल्कुल सारा, लेकिन इस कोशिश को कुछ रुकावटों का सामना भी है, जैसे कि परवाज़ और लैंडिंग के वक्त इस ड्रोन की निगरानी कैसे की जाए और ये कि ड्रोन जो है बाहिफाजत ये आला मरीज़ तक और जहाँ हादसा हुआ है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। वेल, ये था हमारा आज का व्यू 360। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।